नमस्कार। आपके कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। इस सप्ताह के हमारे मेहमान हैं भारत सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र, जो इसके पहले और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका स्वागत है कलराज जी हमारे इस कार्यक्रम में। आपने इस मंत्रालय का प्रभार संभाला, पहले तो दूरदर्शन की ओर से बधाई। और आपने घोषणा के प्रभार संभालते ही कि जो छोटे सूक्ष्म मध्यम उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनको जो परेशानी आती है, चाहे वित्त से संबंधित हो, आपत्ति प्रमाण पत्र हो, कच्चा माल हो, जो भी हो, उन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। लेकिन ये चर्चाएं काफ़ी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हो नहीं पाता है। बैंकों से भी जो मदद मिलनी चाहिए, जो बड़े उद्योगपतियों को मिलती है, वो छोटे को नहीं मिल पाती है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, जब मैंने मंत्रालय संभाला तो मैंने समझने का प्रयत्न किया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस करके इसका नाम क्यों रखा गया और सूक्ष्म की आवश्यकता क्या थी। सब देखने के बाद मुझे लगा कि इस मंत्रालय के माध्यम से हम छोटी सी पूंजी रखने वाला व्यक्ति भी, उसको भी सहयोग प्रदान करके, थोड़ा प्रशिक्षित करके हम उद्यमी के रूप में उसको विकसित कर सकते हैं। और एक बार व्यक्ति के मन के अंदर ये लगा कि हम एक उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर का आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो काम करने की प्रेरणा ज़्यादा प्राप्त होती है और फिर उस माध्यम से अपने आजीविका को चलाता है, स्वावलंबन पूर्ण जीवन व्यतीत करने की तरफ अग्रसर होता है। और इसलिए मैं उस दिशा में देखना शुरू किया, लोगों से वार्ता करना शुरू किया, अपने विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करना शुरू किया, विभिन्न एमएसएमई से संबंधित लोगों से जो स्वयं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लगा रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को सुनना शुरू किया। तो मुझे लगा कि जहां इन प्रकार के उद्योगों को सर्वाधिक बढ़ावा देकर आम आदमी को इधर की तरफ आकर्षित करने की आवश्यकता है, वहीं कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जी। और इसलिए मैंने कहा कि हमने कठिनाइयों को दूर करेंगे, लेकिन कठिनाइयां इनके सामने उभर करके आ रही हैं। एक चीज जो आपने कहा, उसको मैं थोड़ा स्पष्टीकरण आपका ले लूं। जो आपने कहा कि कम पूंजी से भी सूक्ष्म का मतलब क्या है, लघु का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या, इसकी परिभाषा को आप लोग बदल रहे हैं। 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ किया गया, उसको फिर 5 करोड़ कर दिया गया। यही शिकायत है छोटे उद्योगपतियों की कि इसमें तो फिर बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ी, महंगाई बढ़ी, वो बात भी सही है, लेकिन आप 5 करोड़ की सीमा करेंगे तो छोटे उद्योगपति, सूक्ष्म उद्योगपति तो मारे जाएंगे। देखिए, 25 लाख से लेकर 1 तक सूक्ष्म और 50 से लेकर 5 तक लघु और 1 से लेकर 10 तक मध्यम, एक सामान्य सी परिभाषा है। और इसीलिए मैंने कहा कि सूक्ष्म उद्योग छोटी पूंजी लगाकर, छोटे उपकरण के माध्यम से, छोटी मशीन के माध्यम से अपनी कमाई कर सकता है और उधर की तरफ काम करने के लिए आगे भी बढ़ा। और इसी तरीके से लघु भी जितनी परिभाषा के अंतर्गत राशि वर्णित है उतना लेकर वो भी अपना चला सकता है। लेकिन इसको चलाते समय आर्थिक दृष्टि से भी कठिनाई उठानी पड़ती है, जमीन की दृष्टि से भी परेशानी उठानी पड़ती है, कई जगह पर्यावरण से संबंधित एनओसी लेनी पड़ती है, आपका कई कानून हैं उनसे भी निजात पाना पड़ता है। यही तो समस्या है। कई चीजें घूमनी पड़ती है। इसलिए जो लाभार्थी है,
बड़ा परेशानी का अनुभव करता है। आपने तो कहा कि इसीलिए हमने कहा सिंगल विंडो इसीलिए क्लियरेंस हमने कहा जी। कि इसका हम सरलीकरण करेंगे और सरलीकरण करने की दिशा में हम प्रयत्नशील भी हैं। हम ये ऑनलाइन भी इसको करना चाहते हैं, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन। कलराज जी, वो तो आपने कहा सरलीकरण तो ठीक है, लेकिन जो आपने कहा सिंगल विंडो क्लियरेंस, अब बहुत अच्छी बात है। मुख्य समस्या भ्रष्टाचार की है इसमें। जो अधिकारी, एक छोटा जो बेचारा उद्योगपति है वो वैट दे करके भी कहता है वैट अधिकारी को जो है रिश्वत देते हैं। अब ये भ्रष्टाचार केवल आपके विभाग की बात नहीं है, तो वो एक मतलब आम समस्या है। इससे कैसे निजात मिले? देखिए, आप भी अनुभव करते हैं और मैं तो बहुत अनुभव करता हूँ। भ्रष्टाचार तो बड़ा विकराल है, बड़ा भयंकर है और भ्रष्टाचार तो रोकना ही पड़ेगा। और सिंगल विंडो सिस्टम की बात जो हम कह रहे हैं, इसके पीछे का भाव भी यही है कि अगर कम से कम स्थान पर जाना पड़ेगा तो अधिकारियों की उस लाभार्थी को कम से कम काफ़ी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। नहीं तो हर जगह बैंक में भी जाने के बाद अगर उसको 50 लाख का कर्जा लेना है तो अच्छी खासी राशि की मांग भी होती है। नहीं, यही तो उनकी समस्या है। इसलिए क्रेडिट गारंटी भी हम देते हैं, लेकिन क्रेडिट गारंटी देने के पश्चात भी जो क्रेडिट गारंटी निधि योजना है उसके अंदर भी कोलेटरल फ्री, जो प्रतिभूति मुक्त आपने जो उसको कर्जा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। क्रेडिट की बात जो आपने की, एक बहुत बड़ी समस्या तो ये साख जमा अनुपात की भी, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये अनुपात इतना नीचे है। वो मतलब बिहार का धन है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, वो जो पूंजी जमा होती है दूसरे राज्यों में, उससे वहाँ लोगों को ऋण दिए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ के उद्योगपतियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। हम तो अपने विभाग से आपको बता रहे हैं, एमएसएमई की तरफ से कह रहे हैं कि हम क्रेडिट गारंटी निधि की योजना करते हैं और हम बैंक को करते हैं। उसका हम अंश मात्र कुछ प्रतिशत लेते भी, मैंने एमएसएमई को भुगतान भी ये लोग करते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत मात्र होता है। तो इस माध्यम से अधिकाधिक हम लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं, किया है हमने। और मैं कह सकता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमने धन इस मामले में एमएसएमई में उद्यमियों के लिए हमने लगाया है। तो ये कम जो नहीं है। साख जमा अनुपात जो है, सीडी रेशियो, क्या ये उन राज्यों में बढ़ेगा जहां बहुत नीचे है? ऋण की एक निश्चित राशि है, वो लेते हैं। उसके मुझे लगता है कि कर्जा बैंक देता है और बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट लेता है। हम तो बैंक को कर्जा देने के लिए एक गारंटी लेते हैं कि भाई अब 2 गारंटर हम हैं, और गारंटर होने के नाते बैंक कर्जा देता है। अभी तक इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई है कि जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम रही हो और उसको कर्जा न मिला हो। वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार वाली जो आप बात कह रहे हैं वो अपना जरूर स्वरूप दिखाती है। अच्छा, एक बात वही जो सीमा की बात है, आपने कहा ना 25-50 लाख से 1 करोड़, फिर 10 करोड़ तक आप मध्यम के लिए जाते हैं। पहले ये था कि कुछ खास उद्योगों के लिए, खास करके जो एंसिलरीज हैं, जहाँ बड़े उद्योग लगते हैं, उनके साथ सहायक उद्योग लगाने की ज़रूरत होती है, उसमें बड़े उद्योगपतियों को घुसने का, प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब उसमें भी बड़े बड़े उद्योगपति आ गए। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत, मेरा जो अनुभव मैंने देखा, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वो बेगूसराय में ही है। अब वो लगा हाइड्रेटेड कैल्शियम है, छोटे उद्योगपति देते थे, वो भी बड़े उद्योगपति देने लगे हैं। तो मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि अगर बड़े उद्योगपतियों को नहीं रोका जाएगा तो ये छोटे और लघु वाले जो हैं वो कैसे पुष्पित पल्लवित होंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग तो इस प्रकार की बात जरूर कर रहे हैं कि बड़े उद्योगपति जरूर होंगे, लेकिन कहीं कहीं एमएसएमई के ही रूप में अपना उद्योग भी अलग कंपनी खोल करके उनकी तरफ से लगाई जाती है। यही तरकीब है ना उनकी, कि बड़े उद्योगपति हैं लेकिन वो छोटे में भी वो। इसीलिए हमने एक विचार भी किया है कि हम एमएसएमई की परिभाषा के बारे में पुनर्विचार करें, इसी सीमा के बारे में भी पुनर्विचार। इस सीमा के साथ साथ बड़े उद्योगपतियों को रोका जाए या नहीं रोका जाए? अब उसका परिभाषा के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई
इसके बारे में विचार करें, ताकि एक मान लो माइक्रो ही है, उसने अपने छोटे उद्योग के माध्यम से ही उत्पादकता ऐसी बढ़ा ली, मार्केटिंग ऐसी उपलब्ध करा ली, उसका टर्नओवर ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, 5 से ज्यादा हो गया, 10 से भी ज्यादा हो सकता है। तो इससे अगर ज्यादा हुआ तो फिर एमएसएमई नहीं रह पाता है। फिर उसको अगर एमएसएमई रहना है तो दूसरी कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो ये एक कठिनाई है। मैं इस पर भी सुधार चाहता हूँ। मैं इसमें ये चाहता आपकी तरक्की हो गई, आपको इतना लाभ हो गया। हाँ, लाभ हुआ तो छूट देनी चाहिए। वकील भी सीनियर हो जाते हैं, वो उनका डिजिग्नेशन बदल जाता है, फिर उसमें कुछ सीमाएं हो जाती मैं हैं। आपकी बात से सहमत हूँ। मैं सहमत इस बात पर हूँ कि उसको और अवसर देना चाहिए। 50 करोड़ तक का दीजिए ना। हाँ, उसके बाद अगर बढ़ता है तो और टैक्स लीजिए आप, लेकिन 50 करोड़ तक का तो आप उसको उसी रूप में रखिए जैसे एमएसएमई के रूप में है। लेकिन ये चीज नहीं हो पा रही है। विभिन्न देशों में एमएसएमई की परिभाषा भी विभिन्न प्रकार की है। हमारे यहाँ धन को ध्यान में रखकर किया है। यूरोप के देशों में लेबर के हिसाब से करते हैं। 200 जिस उद्योग में लेबर होंगे वो एमएसएमई के अंतर्गत आएंगे, यानी इस प्रकार का भी है। तो परिभाषा पैमाना अलग अलग, पैमाना अलग है। हम भी इसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा इसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, ताकि छोटा छोटा एंटरप्रेन्योर परेशान ना हो। ये जो आपका मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश की अर्थव्यवस्था में भी है, गांव को बचाने में है। महात्मा गांधी जहां ग्रामोद्योग खादी की बात करते थे, वो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। खादी ही ख़त्म हो रही है। आप जैसे कुछ लोग खादी पहनते हैं, नेताओं की भी दिलचस्पी कम होती जा रही है उसमें। तो गांव को ज़िंदा रखने के लिए ग्रामोद्योग है, खादी है, ये सब बहुत ऐसे छोटे छोटे उद्योग थे जिनसे उनको रोज़गार मिल जाता था। ये पलायन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गाँव से शहर आने का कारण ही यही है कि वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। खादी पर तो यहाँ तक कि रियायत जो सरकारी सब्सिडी है वो भी कम होती जा रही है। कैसे इन उद्योगों को कैसे बचाएंगे? खादी भारत के अंदर ये कोई उद्योग नहीं, कोई लोगों के जीविकोपार्जन करने का स्थल नहीं। तो खादी को हमने एक प्रतीक माना है, विरासत, स्वदेशी का प्रतीक माना है। ये खादी को एक मिशन माना है, और मिशन के अंतर्गत ये सारी कतिया और ये सारी चीजें आई हैं, ताकि उसके माध्यम से लोग ये अनुभव कर सके कि अरे हम तो जमीन से पैदा हुई है, कॉटन से हम धागे और ये सब बना। पहले तो सूतों की माला पहनाते थे। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, फूलों की माला की जो सूतों की माला। तो उस प्रकार का एहसास, उस प्रकार की अनुभूति जब होती है तो स्वयं भारतीयता का एहसास होता है। इसलिए मैंने कहा खादी एक मिशन था, और खादी मिशन के रूप में गांधी जी ने इसको लिया था। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि खादी मिशन के रूप में जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे, और मिशन कर्तृत्व के आधार पर लोगों के अंदर दिखाई पड़े, इसके लिए इस प्रकार की योजना बनाई गई। वही मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास। अब खादी है, खादी का कपड़ा पहने तो कतनी से, तकली से काट कर, अब आजकल थोड़ा सा उसका परिष्कार हो गया है, लूम बनाकर ये सारी चीजें करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस माध्यम से खादी, और आजकल का बच्चा तकली जानता भी नहीं है। और इसी माध्यम से छोटे छोटे गांव में उद्योग, हर्बल उद्योग है, शहद का उद्योग है, आपका गोबर का है, डेयरी का, ये सारी तो आपको लगता है कि आप पलायन रोक पाएंगे? ये उद्योग जी ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक चलते रहे तब तक गांव भी आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया में रहा है। वही मेरा सवाल है। क्योंकि मिशन का, उस मिशन का अभाव हुआ है। तो आप कितने आसान मैं बता तो रहा हूं, उस मिशन स्पिरिट का अभाव हुआ, और मिशन का जब अभाव हुआ तब
खादी के अंदर डिटरेशन पैदा होना शुरू हो गया। हम उस मिशन को फिर से जागृत करें। आप कितने आशान्वित हैं कि पलायन जो है गांव से शहर के उसको मुझे रोका लगता गया? है कि खादी हमारे यहाँ भले ही कुछ लोगों ने अवमूल्यित कर दिया होगा, जी, लेकिन विदेशों में अभी भी खादी के प्रति आकर्षण है, और उस आकर्षण को हम अपने देश के माध्यम से और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए खादी को मिशन के साथ साथ एक व्यवसाय के रूप में भी हम लें, और जब खादी को मिशन के साथ साथ व्यवसाय के रूप में लेंगे तो फिर हम इसको फैशन डिजाइनिंग में भी ले जा सकते हैं, फिर इसकी कतनी और सूत और इतना बढ़िया कर सकते हैं कि ताकि विश्व के बाजार में ब्रांड बन जाएगा। बिल्कुल विश्व के बाजार में जाए तो हमारा खादी सबसे अच्छा दिखाई पड़े। यानी खादी एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, उस प्रतिस्पर्धा में उच्च कोट की दिखाई पड़े, जी, ये हम करने ये का आपका प्रयास होगा। गुणवत्ता युक्त। और इसलिए खादी के जितने केंद्र हैं, अब खादी के लगभग 1500 केंद्र हैं पूरे देश भर में, जी जी, और 1500 केंद्रों में सब जीर्ण शीर्ण बहुत कम है जो बहुत ठीक हैं। अब इस समय जरूर एशियन डेवलपमेंट बैंक के तरफ से कुछ पिछले बार सर्वे हुआ था, कुछ चीजें करने की बात आई है, तो कुछ केंद्रों को हम आधुनिकीकरण करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अभी हम भी आपके आने के पहले हम यही सब चर्चा कर रहे थे कि खादी के बारे में डिटेल जानकारी करते हुए जी, उसको और कैसे प्रभावित किया जा सकता है, जी, और इसके लिए जो भी हमारे देश में प्रमुख लोग हैं जी, जी, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनसे परामर्श करेंगे। परामर्श में उनका हम प्रत्यक्ष योगदान चाहते हैं। और कुछ लोगों से हमने अप्रोच किया, अभी नाम नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। जी, कुछ लोग भी हमने प्रयास किया है संपर्क करने का, और उनको संपर्क के माध्यम से खादी से संबंधित जितनी भी वो सारी एक चीजें मिशन था फिर से साकार रूप ले पाएगा। साकार स्वरूप हम प्रदान करना चाहते जी, हैं। जी। और भारत एक ग्रामीण भारत है, जी जी जी, और ग्रामीण भारत बड़ा मूर्धन्य भारत है, अर्थात संपन्न भारत है, समृद्ध भारत है। चलिए, इस प्रकार का भारत, जी, इसके माध्यम से भी हमारा बनाने का हमारा प्रयत्न है, हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। जी, जी। ये बात सही, ये लोग कहेंगे कलराज जी का विभाग तो मंत्रालय तो छोटा सा है, इसमें बहुत अधिक बजट भी नहीं है, तो भी उसकी एक सामाजिक महत्वाकांक्षी भूमिका योजना है। के आधार पर हमारी चलने की मानसिकता है। चलिए, फिलहाल एक छोटा सा विश्राम लेते हैं और उसके बाद हम और भी जो है बंद पड़े उद्योग हैं या इनके व्यक्तिगत निजी जीवन के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ कलराज जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है बंद पड़े उद्योगों की। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनका जो है वो उनको पुनर्जीवित करना संभव है, कुछ ऐसे हैं जिनका मतलब किसी भी तरह से उनको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें दो समस्याएं, पुनर्जीवित करें तो कैसे करें, और जो नहीं हो सकते हैं उनको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता दिया जाएगा, क्योंकि कम से कम वहाँ पर ज़मीन है, बाकी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है जी, उसमें लगभग अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, इधर फिगर नहीं ध्यान है, 2,92,000 के आसपास ऐसे उद्योग हैं जो सीखे हैं, जिसमें लगभग 12,000 उद्योग ऐसे हैं, वो अप्रोक्सीमेट ही मैं बता रहा हूँ, 12,000 उद्योग ऐसे हैं जिसके बारे में संभावना की जा सकती है कि उसको पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। बाकी के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक बड़ी भयंकर स्थिति तो है। और साथ ही साथ जो परेशानी लैंड की विशेष रूप से बताया जाता है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी हम मिल करके इन छोटे छोटे उद्योगों के बारे में
विचार करें, क्योंकि सामान्य तौर पर हम भारतीय केंद्र की भारत सरकार की योजनाओं को हम स्मॉल स्केल पर या माइक्रो पर हम योजनाओं के माध्यम से धन लगा सकते हैं, लेकिन उद्योग खोलने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की हो। एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात उठाई। अब तो भारत सरकार की योजना जो बन रही है उसमें भी काफ़ी बड़ा व्यापक बदलाव आया है। पहले तो ये था कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपया केंद्र जो है राज्य सरकारों को दे देता था योजनाओं के तहत कि ये योजनाओं में आप खर्च। अब तो है कि लगभग 3 लाख करोड़ केंद्र दे देगा और राज्य सरकारी योजनाएं बनाएंगी। तो जो आपका मंत्रालय, ये भी काम तो राज्य सरकारों को करना है, वो उन योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं या नहीं करती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने वही आपको बताया ना कि इसी संबंध में राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर हम काम करना चाहते हैं, और इसीलिए भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी पूरी जानकारी के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उद्योग लगाने में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जमीन की कठिनाई आती है, पावर की कठिनाई आती है, वैट की कठिनाई आती है, ये सारी कठिनाइयां हैं। पर्यावरण की कठिनाई आती है जो एनओसी वगैरह की होती है, ये जो सारी कठिनाइयां हैं, ये राज्य सरकार इसको कैसे दूर करे, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। और जो सिक पड़े हुए हैं उद्योग, उन बीमार पड़े हुए उद्योगों को पुनर्जीवित हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम वहाँ विचार कर सकते हैं। 2006 में जहाँ तक भारत सरकार के बाकी की योजनाओं के बारे में है, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनमें कैसे लेबर जाएं, उनमें किस प्रकार के तकनीकी से युक्त लोग जाएं, ये सारी बातें हम कर सकते हैं, भारत सरकार कर सकती है, कर भी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए हमने तो यह भी योजना बनाई है कि स्वावलंबन के साथ साथ लोग आगे बढ़ें, और बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की हमारी यात्रा ये इस एमएसएमई के माध्यम से चलती रहेगी, और लोगों को हम स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल करते जाएंगे, और आगे चल करके हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, इसके गांव को आत्मनिर्भर गांव के रूप में विकसित करेंगे। 2006 में जो कानून बना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, उस पर बहुत अमल हो नहीं पाया है, और फिर उसके बाद जो है सो रूरल एग्रो इंडस्ट्री को मिला करके नया मंत्रालय बना दिया गया, जो कि भारत सरकार कामकाज नियम 1961 में संशोधन करके किया गया। तो क्या उससे लग रहा है कि कुछ फायदे हुए हैं उससे, क्योंकि उस कानून पर ज़्यादा अमल तो हो नहीं पाया? देखिए, जो 2006 का कानून है, ये बात तो सही है कि 2000 में ही अटल जी ने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी, और उस समय श्रीमती वसुंधरा राजे इसकी मंत्री भी थी। तो 2006 में इसने कानून का स्वरूप धारण किया, और 2006 में जब कानून का स्वरूप धारण किया तो उस समय विशेष रूप से ये था कि जो पीसीयूज हैं, जो उपक्रम हैं जी, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये जो स्मॉल स्केल के द्वारा उत्पादित माल होगा, कम से कम 20% वो प्रोक्योर करेंगे, और 20% प्रोक्योर करने के बाद 90 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। उसमें ये भी था, पहली बार उद्यम की अवधारणा को एक कानूनी पहचान मिली 2006 में। हाँ, और एक है कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाएंगे। अभी है कि चीन का माल इतना भारत आ गया है, जो छोटे छोटे उद्योग कर सकते हैं वो काम। एक बड़ी चुनौती यहाँ वो भी है कि इतना जो माल वहाँ, हमारा बाजार चीन के मालों से भरा पड़ा है, जब तक हम उसके देखिए, ये तो आपको चीन का माल सस्ते में मिलता है, आपका माल जो है लागत ही आपकी ज्यादा मिलती है, लगती है। जब लागत मिलती है तो कहाँ से वो छोटा उद्यमी उसको उस स्पर्धा में आगे ले जा सकता है। और इसीलिए मेरा कहना है कि इसका जितना सरलीकरण हो सके, सरलीकरण के आधार पर जो छोटे उद्यमी हैं, उन उद्यमी का प्रोड्यूस ये मार्केट में जा सके, इसके लिए एग्जीबिशंस भी लगाए जाने चाहिए, मेले लगाए जाने चाहिए, और साथ ही साथ जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं, पीसीयूज हैं, ये इसमें से खरीद भी सके, एक बड़ा बाजार भी और प्रोत्साहन भी सरकार दे। प्रोत्साहन भी दे। अब चूंकि समय तो कम है, इसलिए दो तीन हाँ। प्रश्नों का थोड़ा संक्षेप जवाब। उत्तर प्रदेश में भी आप मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे, तो पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को, मतलब पहला पुरस्कार मिला
पुल निर्माण और बाकी कामों में भी बड़ी आपकी प्रशंसा हुई। तो इस तरह की सफलता उम्मीद करें कि इस मंत्रालय में भी आपको मिलेगी। आप आशान्वित हैं, भरोसा है, विश्वास है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि पर्यटन में मुझे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री का अवार्ड पहली बार मिला, शायद अभी मिला भी नहीं, न पहले मिला था न अभी मिलने की संभावना लग रही है। और लोक निर्माण विभाग में अद्भुत कार्य हुआ है, न पहले हुआ था न भविष्य में होने की वैसा ही संभावना अद्भुत कार्य अब हो ये। और यही स्थिति इस समय भी मैं निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि कहीं उससे ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि इतने वर्षों का अनुभव और अच्छे अधिकारियों का समुच्चय, तो ये आपको दोनों चीज मिलाकर भरोसा है। मैं मुझे समझता हूं पूरा कि विश्वास है कि एमएसएमई के माध्यम से हम इस स्वरूप दर्शाएंगे कि जो लोग अनुभव करें कि हाँ, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने देश को आगे बढ़ाने में अपनी अच्छी भूमिका निभाई। क्या आपके ज्योतिषों ने कुछ भविष्यवाणी नहीं की? मैंने तो ये सुना है कि जब आप पैदा हुए तभी भविष्यवाणी की थी कि आप बड़े नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे। आपके पिताजी को भरोसा नहीं हुआ, वो हंसने लगे। तो इस बारे में भी कोई भविष्यवाणी ये तो देखिए, जितने भी इस स्तर पर लोग धीरे धीरे आगे गए या इससे ऊपर वाले स्तर पर आए, लगभग आप देख लीजिए नाम, अभी चाहे अटल जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे और भी लोग हों, राजनाथ सिंह जी हों, मैं भी उसी में आ गया। तो सामान्य परिवार से, उसी गांव के हम लोग पैदा हुए हैं और गांव के माहौल में पढ़े लिखे हैं। गांव के माहौल में पढ़ने के पश्चात चूंकि देश की मन के अंदर एक संकल्प शक्ति बराबर बनी रहती थी प्रारंभ से ही, इसलिए उस संकल्प शक्ति का परिणाम हुआ है कि आज हम लोग यहाँ आए। नहीं, मैंने सुना भविष्यवाणियां सही हुई हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? भविष्यवाणियां, उस समय माँ बाप को लोगों ने बताया कि लड़का अच्छा लगता है, भला लगता है, शायद आगे बढ़ेगा। नहीं, शायद ये पक्की भविष्यवाणी थी कि आप बड़े नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे। वो उस समय एक पंडित जी महाराज आए थे कभी जी, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो हमारी माता जी के पास बैठ कर गए थे। पंडित जी कहते हमारे मामा रहते थे, वो भी अच्छे जानकार थे इसके। जी जी। तो उन्होंने इस बार की बात कही थी, तो माँ ने कहा कर ये, तो डर गई थी। क्यों? उन्होंने ये कहा था कि ये तो बड़ा होगा और राज करेगा और तो 7 समुद्र पार जाएगा। तो माँ घबरा गई उससे। उस समय 7 समुद्र पार। और बनारस में एक बड़े साधु मिले जो आप जानते नहीं कौन थे। नहीं, वो तो खैर ऐसी घटनाएं तो हमारे साथ बहुत सारी हुई हैं। तो मतलब ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं। स्वयं भी भगवान की कृपा से कुछ अनुभूति भी होती रहती है, इसलिए वो तो अलग बात है। क्योंकि ये शरीर जो है असीम शक्ति वाला होता है, इसके अंदर का विश्वास जी जी भगवान का स्वरूप होता है। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ चर्चा समाप्त करें कि आपको जो सफलता उत्तर प्रदेश में मिले वो यहाँ भी मिलेगी। और बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ वो सही हों और जो आपका भरोसा है वो इस मंत्रालय में भी हम उसका प्रतिफल देखें और जनता को उसका लाभ मिले। तो ये थे कलराज मिश्र, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें। सीधा संवाद, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल कर सकते हैं sudhanshuranjan@hotmail.com। नमस्कार।